सर, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के कारनामे तो सारी दुनिया देख रही है और अमेरिका इसराइल इससे ईरान को पीछे भी नहीं धकेल सके। तो क्या ये मुमकिन है कि माशी दबाव कम करने के लिए कोई बूट्स ऑन ग्राउंड की सूरत हाल बनाई जाए? देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए आपको बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस पैदा करनी होती है जमीन पर, यानी लोगों को बहुत ज्यादा सब डिवाइड करना होता है कि बहुत सारे लोग हुकूमत के हक में होते हैं और बहुत सारे मुखालिफ होते हैं। जब इतने ज्यादा फेवरेबल अनफेवरेबल का कंफ्यूजन होता है तो आप फेवरेबल एरियाज में अपने बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं ताकि उन लोगों की जो हुकूमत के खिलाफ हैं वो आपकी मदद करें और आपकी फोर्सेस उनको जाके मदद करें और वो दफ्तरों पर, पार्लियामेंट्स पर, प्रेसिडेंशियल पैलेस पर, सब जगह जाकर कब्जा कर लें। उनको आप वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन जब पूरी की पूरी 9 करोड़ लोग मुसल्लह एक जारहियत के खिलाफ खड़े हो जाएं और अपने नया लीडर भी चुन लें और अमेरिका के सदर की मर्जी के खिलाफ मुज्तबा खामनाई को चुन लें, तो इसका मतलब है कि लोग तो डिवाइडेड नहीं है। जब तक लोग डिवाइडेड नहीं है, ये बहुत सुसाइडल होता है फुट ऑन ग्राउंड। तो मेरा नहीं ख्याल फोर्सिबल। उन्होंने कुर्दों को भी कोशिश की, लेकिन कुर्द क्यों नहीं आए? क्योंकि कुर्दों ने पिछले 20-25 साल में देखा है, 2 दफा अमेरिका ने 94 में भी, उसके बाद भी डिच किया था। उनसे वादे किए थे, जब उनको जरूरत पड़ी अमेरिका की तो अमेरिका नहीं आया। तो अब कुर्दों ने भी उनको जवाब दिया है कि अमेरिका आपने तो आना और जाना है, लेकिन ईरान ने तो यही रहना है, तो इसलिए हम इसके खिलाफ ये मुखालफत मोल नहीं ले सकते। तो मेरा ख्याल है फुट ऑन ग्राउंड का कोई चांस नहीं है अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। जब अमेरिका के लिए हालात ऑन ग्राउंड तो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। इसराइल का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? इसराइल में 500 किलोग्राम वॉर हेड वाले ईरानी मिसाइल्स ने बंकर को तबाह किया है। अगर इसराइल के सेफ जोन भी उनको बचा नहीं पा रहे तो फिर आगे क्या इसराइल का मुस्तकबिल है? शाजिया, मैं तो तीसरे दिन से कह रहा हूँ, आज 12-13 दिन हो गए जब ये जंग लगी थी और जो मैं रिजल्ट देख रहा था और जिस तरह का मैं डैमेज देख रहा था अमेरिका कॉज कर पाया, लेकिन मैं मोर सो देख रहा था जो रिटेलिएशन इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने की थी, उसको देखते हुए आज 1 हफ्ता हो गया मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी जंग बंद हुई, जिस टर्म्स पर भी हुई, जिसकी फेवर अनफेवर हुई, वो अमेरिका नहीं रहेगा जो जंग से पहले था और वो इसराइल नहीं रहेगा जो जंग से पहले था। उनका बहुत जोम था, उनका बहुत रोब था, उनका बहुत हैबत थी उनकी कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, हम आएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने थ्रू आउट कहा कि इट इज द बेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, मेरी जो मिलिट्री फोर्स है। लेकिन बेस्ट फोर्स को मैंने ये दोबारा कह रहा हूं कि हर जगह, हर मकसद के लिए और हर वक्त नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। बाद दफा आप खौफ इतना पैदा करके अपना मकसद भी हासिल कर सकते हैं। ये जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, अमेरिका की तो ऑप्शन नहीं है इसराइल को ईरान की हिट करने की, इसराइल उसकी रेंज में है। इस 7 महीनों में मेरा मानना यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क थ्रू, चाहे हिजबुल्लाह किया हो, किसी और के किया हो, उन्होंने बहुत ज्यादा नेटवर्क करके बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी उन्होंने फाइंड आउट की हुई है टारगेट्स के बारे में। उतनी ही एक्यूरेसी शायद उन्होंने अपने मिसाइल्स की एक्यूरेसी में बढ़ाई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो उनका डैमेज हो रहा है वो इकोनॉमिक सिर्फ नहीं है, मिलिटरीली नहीं है, एक बहुत ज्यादा मोरल डीमोरलाइजेशन के लिए। और ये जो सर आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया है, हिजबुल्लाह और ईरान का जो पहला कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक इसराइल के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुआ है, क्या ये तेहरान की जानिब से हम कह सकते हैं कि पैगाम है कि वो अब अपने प्रॉक्सीज को एक ही कमांड एंड कंट्रोल के तहत लाकर इसराइल पर मल्टी फ्रंट वॉर मुसल्लत कर चुका है? ये तो इनिशिएट ही ईरान ने इसीलिए किया है कि हम अकेले नहीं होंगे, फिर हमारे बस में जो होगा हम भी वो करेंगे। इसराइल ने क्या नहीं किया? इसराइल के बस में जो कुछ था उसने किया। उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कन्विंस किया। नेतन्याहू 20 साल से हर सदर को कन्विंस कर रहे हैं कि हमला कर दो ईरान पर, लेकिन नहीं किया उन्होंने। अब इस प्रेसिडेंट ने मान लिया तो जाहिर है ईरान हर वो चीज कर रहा है जो उससे समझता है कि मैं भी हिट बैक करूं, कॉस्ट बढ़ाऊं, नुकसान बढ़ाऊं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो। और इसको हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं रिएक्शन डिलेमा क्रिएट करना। अब इसराइल की रिएक्शन डिलेमा हो गया है कि मैं किसको पहले पकड़ूं, मेरी टॉप प्रायोरिटी हिजबुल्लाह है या दूर बैठा हुआ ईरान है। ईरान ने ये मैसेज दिया कि मैं, मुझ पर हमला करेंगे तो मेरे पास जो जो ऑप्शन होगी मैं रिटेलिएट करूं। और साथ में ये ट्रंप का दावा कि उन्होंने ईरान की बहरिया और फिजाइया खत्म कर दी है, लेकिन जमीनी हकाइक बताते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ में अब भी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ईरान अब गुरीला नेवल टैक्टिक्स और जेर जमीन अड्डों से ऑपरेट कर रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो 1 हफ्ता पहले कहा था कि अबनाए हुर्मुज़ वो बंद भी नहीं कर सकते और हमारे कंट्रोल में। अगर उनके कंट्रोल में होता तो फिर ये इंश्योरेंस जो है, जो कीमतें बढ़ी हैं 700-800 गुना बढ़ गए, परसेंटेज बढ़ गई है, वो ना होती। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ना कहना पड़ता कि हम आपको तमाम शिपिंग लाइन को एस्कॉर्ट करेंगे, यानी हमारी नेवी एस्कॉर्ट करेगी। उनको नेवी लाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि एस्कॉर्ट तभी तो हमले हो रहे हैं कि नेवी नहीं है उनकी। इसका मतलब ये है कि जो शिपिंग लाइन आ रही हैं वो अपने रिस्क पर आ रही हैं, उनको मिसाइल फायर जो किए जा रहे हैं अपने रिस्क पर पड़ रहे हैं, अमेरिका नजर नहीं आता है।
तो अमेरिका सी कंट्रोल में बहुत पीछे नजर आता है, ईरान बहुत आगे नजर आता है। वो बेशक गुरिल्ला वॉरफेयर ना भी करे, उनके पास छोटे छोटे मिनी स्कूटर टाइप है अंडर वाटर, इसको हम कहते हैं अनक्रू अंडर वाटर अटैक व्हीकल, UUVA। तो ये अंडर वाटर होती है, छोटा सा स्कूटर जितना होता है, इसके ऊपर एक मिसाइल लगा होता है और ये सुइसाइडल होता है और इसमें क्रू कोई नहीं होता। तो ये अंडर वाटर जाके बहरी जहाजों पर हमला करता है और जाहिर है नुकसान पहुंचाता है। तो अभी तो वो शुरू नहीं हुआ मेरे नजर के मुताबिक। अभी तो वो अपने क्रूज, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सी मिसाइल है, उनको लॉन्च कर रहे हैं। जो कोस्टल एरियाज में उनकी पूरी बैटरीज है, ट्रक डिप्लॉयड है और वहां भी उन्होंने बड़े हाइडआउट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये ट्रक्स हैं जिनके ऊपर लॉन्चर लगे हुए हैं। वो फायर करने के बाद दोबारा उन्हीं टनल में जाकर गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका उनको पकड़ नहीं पा रहा या टारगेट नहीं कर पा रहा। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह पैगाम आना कि हम हर सूरत और हर लिहाज से सऊदीया के साथ हैं और दिफा करेंगे। इस वक्त जब ईरान अरब ममालिक पर हमला कर रहा है, ये बयान आना, क्या ये समझा जाए कि सऊदीया की जानिब से पाकिस्तान पर प्रेशर है कि हम कोई अमली किरदार अदा करें इस जंग में? देखिए, अभी तक जो हमने किया है वो बहुत फेयर प्ले, बड़ा लॉजिकल और बड़ा डिप्लोमेटिक अच्छे अंदाज में हमने प्ले किया है। उसकी वजह ये है शाजिया कि जो ईरान हमारा बॉर्डरिंग मुल्क, हमारे बहुत देरीना ताल्लुकात रहे हैं। सबसे पहले उसने हमें तस्लीम किया था पाकिस्तान के बाद वजूद में आने पर। नंबर 1, हम तीसरा बॉर्डर एस्केलेट होता नहीं देख सकते। इंडिया के साथ अभी खत्म हुआ है, वो अभी कहते हैं कि सिंदूर 2 अभी जारी होना है। फिर अफगानिस्तान के साथ जो कर रहा है वो तो एक्टिव हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ हमारी पोजीशन ईरान के मुतालिक बड़ी सेंसिटिव है, लेकिन हमारी एक एडवांटेजेस पोजीशन भी है बॉर्डर होने की वजह से, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों, खासतौर पर ईरान और सऊदी अरब, दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारा सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट है और जाहिर है कंफर्ट लेवल हमारा और ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो हम बहुत अच्छा ब्रिज प्ले कर रहे हैं। अभी मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरब, तो होपफुली हमें साइड लेने की बजाय यही रोल प्ले करता रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रदर इस्लामिक मुल्क है। अगर इस्लामी मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है और एक दूसरे पर मिसाइल फायरिंग शुरू कर देते हैं, अगर ये जो GCC के मुल्क है हिट बैक करते हैं ईरान को, तो सबसे ज्यादा खुश सिर्फ नेतन्याहू होगा। वो सेलिब्रेट करेगा कि मैंने मुल्कों को आपस में लड़वा दिया। तो आई थिंक मैं दोनों साइड को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाया और आपस में इस्लामी मुल्कों ने और खासतौर पर लीडरशिप ने बहुत ही रिफ्रेन का मुजाहरा किया है। ये हमारे खित्ते के लिए भी अच्छा है, मुस्लिम यूनिटी के लिए भी अच्छा है और जाहिर है इजराइल को बिल्कुल के नाकाम हो जाएंगे इससे सारे प्लान जो हमें लड़वाना चाह रहे हैं। और सर, रूस और तुर्की कहीं ना कहीं भी तो सफारती सतह पर एक्टिव नजर आते हैं। रूस और पाकिस्तान की जानिब से तो कल ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, मगर इस सब में चीन बहुत खामोश है, इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। इसकी क्या रीजन हो सकती है? देखिए, चीन की बहुत सारा और रूस की भी, दोनों की बहुत ज्यादा डिफरेंट इंटरेस्ट है। मैं क्विकली कवर करने की कोशिश करता हूँ। रूस, देखिए, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इस वक्त इत्मीनान में है प्रेसिडेंट पुतिन। नंबर 1, क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, ईरान जब भी सैंक्शंस लगा रहा है, पाबंदियां लगा रहा है अपना हॉर्मोज पे गुजरने की, तो तेल की कीमतें महंगी हो रही है। तो रूस के पास बहुत बड़ा जखीरा है। रूस ने देना शुरू कर दिया तेल, लेकिन वो दुनिया को कह रहा है कि मुझे कैश पर मैं तेल दूंगा। कैश पर कहाँ इस्तेमाल करना है? यूक्रेन जंग के खिलाफ। दैट्स एक नंबर पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि रूस चाहता है कि ये एस्केलेट होती रहे। एस्केलेट इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, वो कहता है प्रोलॉन्ग होती जाए। प्रोलॉन्ग जितनी होगी, अमेरिका का फोकस मिडिल ईस्ट रहेगा और अमेरिका का फोकस यूक्रेन नहीं रहेगा। सारे मिसाइल्स और वेपन्स और एयर डिफेंस, सारी बैटरी जो आनी है वो मिडिल ईस्ट आएंगी बजाय यूक्रेन जाने के, तो उतना रूस के लिए आसानी होगी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूस के लिए ये भी है कि वो तेल बेच रहा है, उसकी इकोनॉमी उसकी बेहतर हो रही है और सबसे ज्यादा वो चीन को बेच रहा है। अब आते हैं चीन पर। चीन का देखिए, बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा दुनिया में ऑयल कंज्यूम करने वाला मुल्क है। ईरान से वो तकरीबन लेता है 1.4 बिलियन बैरल एवरी डे, जो ईरान का 80% है, लेकिन चाइना का सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बाकी वो अपनी रिक्वायरमेंट रूस से पूरी कर रहा है। जब वो रूस से पूरी करता है, उसका बिजनेस भी चल रहा है। अब एक और छोटी सी मिसाल देता हूं कि चीन क्यों खामोश है। चीन चाहता है कि अमेरिका डिप्लीट हो, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, और जो सुपर पावर, इनविंसिबल एंड इनवर्नरेबल का जो वो इंप्रेशन देता है अमेरिका, वो रूस भी चाहता है और चीन भी चाहता है कि वो एक्सपोज हो, जिसकी वजह से वो चाहता है। आखिरी बात एक और इंपॉर्टेंट आपके व्यूअर्स को मैं अर्ज करता चलता हूँ। देखिए, ये जो रेडार तबाह किए हैं कुवैत और कतर के अंदर, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी रिपेयर होनी है। तकरीबन $5 बिलियन और तकरीबन 2 से लेकर 5 साल तक दोनों का मिला के मैं आपको टेन्योर बता रहा हूँ। इसके अंदर एक गैलियम एक मटेरियल यूज होता है, ये केमिकल यूज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 98% दुनिया का वो चीन के पास है। अच्छा। यानी इमेजिन करें कि बिलियंस ऑफ डॉलर जब रिपेयर होने हैं वो,
तो रेडार के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो चीन के पास है। ऑब्वियसली, और तो वो चीन उसका तो फायदा होगा। चाहेगा एग्जैक्टली, तो वो चाहता है कि एट्रिशन हो, अमेरिका की खासतौर पर हो, जंग प्रोलॉन्ग हो, ताकि ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो अमेरिका का जोम है दुनिया की नजर में कि हम इनविंसिबल हैं, वो भरम टूट जाए।